गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हिंद चीन इंडो चाइना के चैप्टर की। आज हम बात करेंगे इंडो चाइना हिंद चीन के चैप्टर की। ठीक है, तो देखिए चैप्टर क्लास 10th का है। इसका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में हम जानेंगे इंडो चाइना हिंद चीन क्या है, इस चीज़ के बारे में। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। इससे पहले मैंने लाओस गृह युद्ध, कंबोडिया गृह युद्ध पढ़ लिया है, जिसको कि कंबोडियाई संकट के नाम से जो टॉपिक बना है। ठीक है, तो वियतनामी गृह युद्ध हम लोगों को पढ़ना है और अमेरिका के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। जेनेवा समझौते में यह कहा गया कि अगर जनता चाहे तो 1556 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम को एक कर ले। जेनेवा समझौते में एक ही बात कही गई कि 1556 तक आप चुनाव करवा करके पूरे वियतनाम को एक, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक करवा लीजिए। लेकिन ये बात अमेरिका को मंजूर नहीं थी, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। ठीक है, हाँ वो जो है ना जंग छिड़वा दिया। ठीक है, लड़ाई शुरू करवा दिया, बोला कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो चाहता था कि साम्यवाद की सरकार बने ही ना। तो 1960 में वियतकांग जो है सो राष्ट्रीय मुक्ति सेना है, उसका गठन हुआ और विद्रोह शुरू कर दिया। 1960 में जो है सो वियतकांग का गठन हुआ और राष्ट्रीय मुक्ति सेना बनी और विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद जब विद्रोह शुरू हो गया तो 1961 में आते आते जो है ना वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध मतलब दक्षिणी वियतनाम जो था वो और उत्तरी वियतनाम, यानी कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, दोनों के दोनों में क्या हुई, लड़ाई जंग छिड़ गई और दोनों के दोनों लड़ाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए तो दोनों में जंग छिड़ी। तो उत्तरी वियतनाम की तरफ से हो ची मिन और उनके गुरिल्ला सेना थी, और दक्षिणी वियतनाम की तरफ से दक्षिणी वियतनाम के सैनिक, और अमेरिका का पूरा सपोर्ट था दक्षिणी वियतनाम को। ठीक है, उसके बाद देखिए अमेरिका 1961 में एक पत्र जारी किया जिसको शांति के खतरा, जिसका नाम था, पत्र का नाम था शांति को खतरा। और ये एक श्वेत पत्र था जिसको कि जारी किया, और उसमें हो ची मिन को युद्ध का जिम्मेदारी दिया। उसने, अमेरिका ने कहा ना कि ये जो भी लड़ाई हो रही है ये हो ची मिन की वजह से हो रही है, जो भी लड़ाई हो रही है हो ची मिन की वजह से हो रही है। अगर वो हट जाए लड़ाई से तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इसी बीच दक्षिण वियतनाम में बौद्ध जनता का धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी समय जो है ना आंदोलन, जो बौद्ध धर्म के जो भी दक्षिण वियतनाम में लोग थे वो लोग आंदोलन पे उतर गए और आंदोलन कर रहे थे। वो आत्मदाह कर रहे थे, मतलब कि अपने आप को जला रहे थे, अपने आप को जला रहे थे। ठीक है, इसी बीच 1963 में नियो सेंदियम को मार दिया गया। मतलब कि रुकिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नियो दी दियम कौन थे। तो दक्षिणी वियतनाम का शासक, जो बाओदाई के बाद जो शासक बना दक्षिणी वियतनाम का, वो शासक था नियो दिन दियम। ठीक है, तो नियो दिन दियम जो है सो क्या कर रहा था, बहुत ही क्रूर शासक था। तो जब जब बौद्ध जनता आत्मदाह कर रही थी और आंदोलन कर रही, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखा रहा था उन लोगों से। जिसको मन कर रहा था उसको मार पीट दे रहा था, कोई किसी के साथ कोई मर्सी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वहाँ की जो सेना थी ना, सेना ने इस राजा को मार दिया। दक्षिणी वियतनाम की सेना ने राजा न्यू दिन दियम को मार दिया और शासन व्यवस्था सेना के हाथों में चली गई। शासन व्यवस्था सेना के हाथों में चली गई, और सेना के हाथों में जाने के बाद भी शासन में कोई भी सुधार नहीं आया, जस का तस बना रहा। ठीक है, तो देखिए शासन व्यवस्था जो है सो सेना के हाथ में आ गई थी, लेकिन सेना भी उसके बाद भी दक्षिण वियतनाम में कोई सुधार नहीं दिखा। उसके बाद भी दक्षिण वियतनाम में कोई भी सुधार नहीं दिखा। अंत में 5 अगस्त 1964 को, 5 अगस्त 1964 को, ठीक है, 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका क्या किया, उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और उसके कुछ सैनिक अड्डे भी तबाह कर दिए। उत्तरी वियतनाम के क्या किया, कुछ सैनिक अड्डे को भी तबाह कर दिया। तब अमेरिका को रूस और
चीन की चेतावनी बड़ी धमकी दी, परंतु अमेरिका का इसका कोई असर नहीं हुआ। जब ऐसा किया, जब उसने अमेरिका ने जंग छेड़ा तो रूस और चीन तुरंत अमेरिका के विरोध में, और उसने अमेरिका को मना किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लड़ाई छिड़ सकती है, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका उसकी बात को नहीं माना और ये अपना लड़ाई चालू रखा। इसी बीच इस युद्ध में जो है ना, सो बहुत ज़्यादा अनगिनत हमले हुए। इस युद्ध में बम और बारूद के साथ साथ टैंक भी यूज हो रहा था, हेलीकॉप्टर भी यूज हो रहे थे, और उसके साथ साथ नापाम और एजेंट ऑरेंज जैसे रासायनिक बमों का इस्तेमाल हो रहा था। एजेंट ऑरेंज और नापाम, ये जो रासायनिक जो केमिकल वेपन होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक वेपन होते हैं। केमिकल वेपन इज टोटली हार्मफुल। सबसे ज़्यादा हार्मफुल अगर कोई वेपन है तो वो है केमिकल वेपन, और वही केमिकल वेपन है ये। कौन है केमिकल वेपन? तो यही नापाम और एजेंट ऑरेंज। क्योंकि केमिकल वेपन जो होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है। इन्वायरमेंट एक बार बर्बाद हो गया तो वो उसका असर कई सालों तक रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी बर्बाद हो गया तो क्या होता है ना कि अगर बम गिरा तो बर्बाद हुआ तो ठीक है, कुछ दिन में इसका रिकवरी हो जाता है, लेकिन केमिकल का जो होता है ना, उसका रिकवरी होना बम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ नापाम जो है सो, तो नापाम कैसा है, ठीक है। देखिए यही है नापाम बम। नापाम नाम का जो रासायनिक हथियार वो क्या है, यही है। और ये देखिए जब एक बम गिरता है तो ये इसकी तबाही ऐसी होती है, इतनी भयानक तबाही होती है। मतलब कि कुछ दूर का जो एरिया है ना, पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। और यही बम है, इसको रिलोड किया जाता है और इसी को ऐसा टांग करके लेके जाएगा गिराने के लिए, ठीक। इसी के लिए इसको क्या कर रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। और यहीं देखिए, ये देखिए कितना भयानक इसका विस्फोट है, तो ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजेंट ऑरेंज की। तो एजेंट ऑरेंज इस तरह से गिराया जाता था, इस तरह से, ठीक है। और देखिए एजेंट ऑरेंज की एक और खासियत ये थी कि ये पेड़ पर जैसे गिरता था पेड़ पूरा झुलस जाता था एजेंट ऑरेंज, ठीक है। पेड़ पूरा क्या होता था, झुलस जाता था। इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि इसको ऑरेंज कलर के डिब्बों में बंद करके रखा जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एजेंट ऑरेंज, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया एजेंट ऑरेंज, ठीक है। तो एजेंट ऑरेंज इसलिए इसका नाम हुआ क्योंकि इसको पीले ऑरेंज कलर के डिब्बे में रखा जाता था, और इस तरह से जहाज से जो है ना पूरे के ऊपर छिड़काव किया जाता था। और इसका असर ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पूरे हरियाली खेत है ना, और नदी है, खेत के सॉरी जंगल है, जंगल के बीच से क्या है, नदी है। खेत नहीं है, क्या है, जंगल है, जंगल के बीच से नदी है। और यहाँ की इसकी स्थिति देखिए, पूरा का पूरा नदी सूख गया। यही क्या है इसकी स्थिति, पूरा का पूरा नदी क्या कर दिया, सुखा दिया, ठीक है। पूरा का पूरा सुखा दिया। ये खासियत है एजेंट ऑरेंज की। ये खासियत किसकी है, एजेंट ऑरेंज की। और इस केमिकल का यूज अमेरिका पे खेतों और जंगलों के साथ साथ इंसानों पर भी कर रहा था। देखिए ये जंगल ऐसा था पहले, लेकिन एजेंट ऑरेंज गिरने का ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए अब वापस हम जाते हैं नापाम के पास। तो नापाम की खासियत से, नापाम ऐसा था ना कि ऐसा धमाका तो करता था, और धमाका करने के बाद जो है ना, इसका जो केमिकल है लोगों के शरीर पे चिपक जाता था। लोगों के शरीर पे इसका केमिकल क्या होता था, चिपक जाता था और जलने लगता था। ये भी धमाका नहीं, ये भी क्या होता है कि ये पेड़ वगैरह पे गिरा होगा, तो इसी कारण पेड़ इतनी ऊँची ऊँची होती है तो उस पर गिर करके वो जलने लगा है, जिसके कारण इतनी ऊँची लपटें उठ रही है इसकी, ठीक है। और इस तरह से भयानक इसका आते हुए रहता है, ठीक है। तो नापाम पता चल गया, एजेंट ऑरेंज पता चल गया। आइए हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। देखिए 1967 में इस्तेमाल किया, 1967 में अमेरिका ने वियतनाम पर इतना ज़्यादा बम गिराया जितने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इंग्लैंड पर भी नहीं गिरा था। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच की लड़ाई में इतना बम नहीं गिरा, उससे कई गुना ज़्यादा बम जो है सो
इस वियतनाम पे अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, जितना बम द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं गिरा था उससे कई गुना ज़्यादा बम। ठीक है, तो इसी से प्रेरित होकर एक प्रसिद्ध दार्शनिक, मतलब कि बहुत फेमस दार्शनिक थे, जो कि जिन्होंने रसेल, जिनका नाम था रसेल। ठीक है, उन्होंने एक अदालत लगाई। रसेल ने क्या किया, एक अदालत लगाई। ठीक है, और उस अदालत के तहत लगा करके कहा गया वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार माना गया। उसने कहा कि अमेरिका इसका जिम्मेवार है और अमेरिका के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया, अमेरिका को दोषी करार दे दिया गया कि यही दोषी है। ये करार दिया था रसेल ने, लेकिन अमेरिका इसकी बात को नहीं माना। कहते तू कौन है, तो ऐसे उससे हमको उससे क्या मतलब है, तो कुछ है। तो अमेरिका इसकी बात को नहीं माना और इस युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था तक डगमगाने लगी। अर्थव्यवस्था तक डगमगाने लगी। हर साल करीब 2 से ढाई अरब, 2 से ढाई करोड़, ठीक है, 2 से ढाई करोड़ डॉलर जो है ना, उसका रेट जो है सो कम हो रहा था। हर साल जैसे 2 से ढाई करोड़ डॉलर खर्च हो रहे थे और इसका रेट बाजार में जो है ना कमते जा रहा था। मार्केट में धीरे धीरे डॉलर का रेट क्या होते जा रहा था, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन होते जा रहा था। ठीक है, डॉलर एकदम नीचे आ रहा था, लेकिन अमेरिका को इसके बावजूद इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अमेरिका एक ही सोच के बैठा हुआ था कि हिंद चीन पे कब्जा करना है और जो भी डॉलर हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, उस सबको की भरपाई भी कर लेनी है। ये अमेरिका सोच के बैठा हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने होचिंग माई को सैकड़ों बार क्षतिग्रस्त कर चुका था। क्या कहता था वो, हमेशा जब भी होचिंग माई के पास जाता था तो उसको क्या कहता था, तोड़ता था। ठीक है, लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। मतलब कि रात के तोड़ा दिन तक के रोड बन के तैयार है, रात के तोड़ा दिन तक के रोड बन के तैयार हो गया, तो ये बेचारा करेगा भी क्या, कितना बार अमेरिका तोड़ेगा। हाँ, ऐसा होता कि अगर 1-2 दिन छोड़ देता तो पता चलता 2 दिन के अंदर में इसका पूरा रास्ता तबाह कर दो, लेकिन 1 दिन छोड़ता नहीं था। यानी कि आज रोज टूटा कल रोज बन के तैयार हो जाता था। ठीक है, 1968 में शांति वार्ता पेरिस में शुरू हुई। 1968 में जो है ना शुरू हुई पेरिस में शांति वार्ता। पहले तो 6 महीना अमेरिका इसको टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। 6 महीना इसको टाल दिया। ठीक है, 6 महीना टालने के बाद तब जाके इसके ऊपर बैठक बैठी और तब जाके 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने वियतनाम को मुक्त क्षेत्र में वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के नेतृत्व में सरकार की गठन की घोषणा की। वियतकांग के नेतृत्व में सरकार के गठन की घोषणा की। 7 जून 1969 को वियतनाम को क्या किया गया, मुक्त क्षेत्र वियतकांग, वियतनाम का जो भी मुक्त क्षेत्र था दक्षिणी वियतनाम का, जहाँ पे अमेरिका का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं था, उस सब एरिया में वियतकांग के सरकार बनने की घोषणा कर दी गई 7 जून 1969 को। ठीक है, और जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही रूस और चीन ने इसको तुरंत मान्यता दे दी। रूस और चीन ने इसको मान्यता दे दी, लेकिन पूरा वियतनाम, पूरा दक्षिणी वियतनाम नहीं था, कुछ दक्षिणी वियतनाम था। तो रूस और चीन ने मान्यता दे दी, लेकिन इसी बीच हो चिन मिन की मृत्यु हो जाती है। मान्यता तो दे दी, सब राजी हो गया, लेकिन इसी समय क्या हुई, हो चिन मिन की मृत्यु हुई। लेकिन इसके बाद भी लोग ना घबराए ना कुछ कर, दक्षिणी वियतनाम का जो लड़ाई था वो लड़ाई चालू ही रहा। ठीक है, मुक्त कर दक्षिण वियतनाम को अमेरिका के चुंगल से मुक्त करने का संघर्ष जारी रहा। ठीक है, जारी रहा। उसके बाद आइए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक है वो हमारा अमेरिकी सफलता एवं वियतनाम एकीकरण। तो देखिए अमेरिका कैसे असफल हुआ वियतनाम एकीकरण में। और सही बात है, अगर अमेरिका के लोग अगर वियतनाम का सपोर्ट नहीं करते तो वियतनाम कभी भी मेरे ख्याल से आज़ाद नहीं हो पाता, या पूरा हिंद चीन। तो हॉलीवुड वाले ने क्या किया, वियतनाम, पूरे भारत की, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री हॉलीवुड। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशन का कोई लिमिटेड नहीं कि कितना खर्च होता है। ठीक है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मूवी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हॉलीवुड, हॉलीवुड के द्वारा अमेरिका को जो है ना वियतनाम युद्ध में सही बताने के स्थान पर अमेरिका के द्वारा अत्याचार पर मूवी बना दी। हॉलीवुड वाला क्या किया, मूवी बनाना शुरू किया कि अमेरिका अत्याचारी है
अमेरिका अत्याचार करता है वियतनाम के लोगों पर, ठीक है। ये बात का मूवी अमेरिका हॉलीवुड वालों में बनाना शुरू कर दिया। हॉलीवुड वालों को ये बनाना चाहिए था कि अमेरिका सही कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसका सही करने की जगह पे जो हॉलीवुड वाले हैं वो उन्होंने क्या किया, अमेरिका को गलत ठहरा दिया, ठीक है। उन्होंने अमेरिका को गलत ठहरा दिया। इसी समय एक घटना है जिसको कि माइलीगांव हत्याकांड कहते हैं। इसी समय एक घटना है जिसको कि क्या कहते हैं, माइलीगांव हत्याकांड। अब सुनिए माइलीगांव हत्याकांड में क्या होता है, ठीक है। माइलीगांव हत्याकांड में बस सुनना ये है कि पूरे गांव के लोगों को, एक गांव थी माइली नामक गांव, उस पूरे गांव को अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। अमेरिकी सेना ने क्या किया, चारों तरफ से पूरे गांव को घेर लिया, ठीक है। और चारों तरफ से घेरने का जितने भी पुरुष थे गांव के जितने भी पुरुष थे सभी पुरुष को मार डाला। गांव के सभी पुरुष को मार डाला, ठीक है। घेर के सारे के सभी पुरुष को मार डाला, ठीक है। और महिलाएं और बच्चियों के साथ जो है ना सामूहिक बलात्कार किया। महिला और बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर सबको एक जगह ऐसे ही जिस तरह से पिक्चर में ऐसे ही इकट्ठा करके और सब कुछ रख करके जला देता था। पूरा हर एक सामान तक, पूरा गांव के हर एक घर तक के जला दिया। और सबके साथ ये पूरे माइली गांव में ऐसा हुआ था। लेकिन इसी बीच जो है ना एक बूढ़ा व्यक्ति जो है सो बच जाता है। बूढ़ा क्या होता है, बच जाता है, वो मरता नहीं। और वो जब बाहर आता है तो उस वही बूढ़ा जो है ना पूरे पूरे गांव में जो है ना इस बात को बताता है कि माइली में ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। नहीं तो अगर वो बूढ़ा नहीं बचता तो किसी को माइली गांव हत्याकांड के बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि एक भी आदमी को नहीं छोड़ा था, सबको मार डाला था उसमें अमेरिकी सैनिक ने, ठीक है। तो माइली गांव हत्याकांड के बाद देखिए ये माइली गांव हत्याकांड हो गया। तो माइलीगांव हत्याकांड के बाद आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो अमेरिका जब ये बात जब सामने आई तो पूरे दुनिया पूरे विश्व में जो है ना क्या हुआ, पूरे विश्व में अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई, ठीक है। सब लोग अमेरिका को बहुत बुरा भला कह रहे थे, उसकी बात कर रहे थे। तो इन सभी को शांत करने के लिए राष्ट्रपति निक्सन ने जो है ना 5 सूत्री योजना बनाई। राष्ट्रपति निक्सन ने क्या किया, 5 सूत्री योजना बनाई, ठीक है। 5 सूत्री योजना बनाई। अब इस योजना के तहत क्या क्या था, ये योजना सो सुनो। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। इस योजना में सबसे पहले कहा गया था कि हिंद चीन की जितने भी सेनाएं हैं सभी सेनाएं युद्ध बंद कर देगी और अपने स्थान पर रहेगी, जहां है वहीं पर रहेगी और लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। दूसरा था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। युद्ध रुका हुआ है कि चल रहा है, इसकी देखरेख जो इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटी होती है, जो भी पॉइंटेड है, वो लोग क्या करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे कि लड़ाई रुकी रहे, ठीक है। तीसरा सूत्र दिया था उसने कि इस तरह कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। मतलब कोई भी देश मिसाइल टेस्ट वगैरह या कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी अपना प्रोग्रेस नहीं करेगा, ठीक है, अभी इस समय। और उसके बाद चौथा दिया था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी, कि जब युद्ध रुका हुआ रहेगा तो कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, हर तरह की लड़ाई बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत तक करता होगा। और पांचवा था कि जो युद्ध जैसे ही खत्म होगा पूरा का पूरा हिंद चीन जो है ना क्या होगा, अपना संघर्ष का अंत करके और एक नया राज्य बनाएगा। ये था 5 सूत्री योजना। लेकिन इस योजना को अमेरिकी सैनिक ने मानने से इनकार कर दिया और उसने बमबारी शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा फिर पहले वाला हाल शुरू कर दिया। तो निक्सन ने फिर 8 सूत्री योजना बनाई। निक्सन ने क्या किया, फिर 8 सूत्री योजना, यानी कि 5 योजना विफल हुआ तो फिर 8 योजना बनाया, ठीक है। जब 5 सूत्री योजना विफल हुई तो उसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर से 8 सूत्री योजना बनाई, लेकिन इस बार वियतकांग इसको मानने से इनकार कर दिया। इस वियतकांग ने क्या कहा कि हम इस 8 सूत्री योजना को नहीं मानेंगे। और इसी चलता रहा। तो उसके बाद 24 अक्टूबर 1972 को पेरिस में 24 अक्टूबर 1972 को पेरिस में वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका के बीच समझौता तय हुआ। परंतु फिर वियतनाम ने क्या किया कि अमेरिका पर आपत्ति जताई, बोले कि हमको ये मंजूर नहीं है। क्या बोला कि हमको ये मंजूर नहीं है। दक्षिणी वियतनाम फिर जो है ना इसके ऊपर से
हट गई, यानी कि उस समय तो वहाँ पे अमेरिका की सरकार थी, अमेरिका जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा था। जब यहाँ पे समझौता हुआ तो इस पर दक्षिणी वियतनाम क्या की, फिर हट गई। तो जब दक्षिणी वियतनाम हट गई तो इसी तरह चलता रहा। तो उसके बाद अंत में 27 फरवरी 1973 को 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 27 अप्रैल 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई और सबका साइन ले लिया गया कि चलो भाई आज से लड़ाई ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जब 27 फरवरी 1973 को लड़ाई ख़त्म हुई तो इस लड़ाई में क्या क्या हुआ तो देखिए। और अप्रैल 1975 में, सॉरी यहाँ पे 77 मेरा लिखा हुआ है, अप्रैल 1975 को यहाँ पे लिख देते हैं, 1975 को वियतनाम का एकीकरण हो गया। अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण हो गया। ठीक है, अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण हो गया था। ठीक है, चलिए। और फिर इसके बाद हुआ ये कि जब वियतनाम का एकीकरण हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों वियतनाम एक हो गए पूरा का पूरा। ठीक है, अप्रैल 1975 में। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ वो अमेरिका का खर्च हुआ, क्योंकि वियतनाम के लोग थे, वो गांव के लोग थे, वो खुद लड़ रहे थे, खुद अपना सहयोग कर रहे थे, तो उन लोगों का ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। जो भी खर्च हुआ वो किसका हुआ, अमेरिका वालों का। तो 9,855 करोड़ रुपए की खर्च हुई। पूरी कितनी खर्च हुई, 9,855 करोड़ डॉलर की खर्च हुई। डॉलर की अभी के समय में $1 बराबर कितना है, $1 बराबर करीब करीब 60 से 65 रुपये है। ठीक है, 60 से 65 रुपया बराबर $1 है। उतना ज़्यादा पैसा की क्या हुई, खर्च हुई थी इस लड़ाई में। ठीक है, तो 9,855 करोड़ डॉलर की खर्च हुई। ठीक है, 56,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे इस लड़ाई में। 56,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे तथा 3 लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। 56,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 3 लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ठीक है, 56,000 मारे गए और 3 लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए। और दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। ठीक है, इतना इसका 56,000 सैनिक अमेरिका का गया, 3 लाख घायल हुआ, 18,000 वियतनामी सैनिक इसमें मारे गए। इसके अलावा 3600 टैंक, 3600 क्या बर्बाद हुआ अमेरिका का, टैंक। टैंक टैंक किसको कहते हैं पता है, नहीं है? अच्छा, एक मिनट में आपको, टैंक बोलते हैं जिसको कि हम लोग तोप बोलते हैं नॉर्मली, उसी को टैंक बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसी को टैंक बोलते हैं। ये क्या है, यही टैंक है। ठीक है, तो 3600 के करीब क्या हुए थे, टैंक बर्बाद हुए थे। ठीक है, और 4800 के करीब हेलीकॉप्टर, 4800 के करीब हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए थे अमेरिका के इस लड़ाई में। और इसी के बाद जो है ना हिंचिन एक गणराज्य बन गया। और इस तरह से हिंचिन इतनी लड़ाई के बाद जो है ना एक गणराज्य बना, जो कि अभी 3 देशों में विभक्त हो चुका है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। पहले भी वही था, अभी भी क्या है, वही है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। वियतनाम, यही 3 देश में अभी भी क्या है, बना हुआ है, 3 देश में विभाजित हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे या किसी और चैप्टर के बारे में। ठीक है।